अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सर सैयद के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, देन इनकी अर्ली लाइफ बताई, फिर इनके चैलेंजेस जो इन्हें सामने आए, देन इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थी वो बताएं। सर सैयद की जो मूवमेंट थी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। सो अब हम सर्विसेज से स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज में सबसे पहले आ जाता है कि पॉलिटिकल सर्विसेज ऑफ सर सैयद। तो सबसे पहले है रिप्रोचमेंट बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स। रिप्रोचमेंट की जो टर्म है ना वो इस्तेमाल होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और इसका मतलब होता है कि हारमोनियस रिलेशंस या नॉर्मलाइज रिलेशन करना। ठीक है। सो इन्होंने पॉलिसी ऑफ रिप्रोचमेंट अपनाई ब्रिटिश और मुसलमानों के दरमियान, और कहा कि जो काजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट थी ना, जो म्यूटनी थी, जो हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश की वजह से हमने लड़ी, या आपकी पॉलिसियों की वजह से, अपनी पॉलिसीज गलत बनाई थी। देन आगे उन्होंने लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, ये एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि जो सर्विसेज मुसलमानों ने दी थी, मुसलमानों ने जो सर्विसेज हिंदुओं के लिए, सॉरी, ब्रिटिश के लिए सर अंजाम दी थी वॉर ऑफ म्यूटनी में। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो नॉर्थ में लड़ी गई थी, साउथ इससे एग्जाम्प्ट था, साउथ में नहीं लड़ेगी, साउथ में इसका इतना जोर नहीं था। तो सो उन्होंने बताया कि जो सर्विसेज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने मुसलमानों ने आपको दी थी, आप उनको भी तो याद रखें ना। अब सब मुसलमानों को तो ना आप सप्रेस करें, हमारा थोड़ा सा ख्याल करें। आगे उन्होंने क्या किया कि 502 कॉपीज काजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, जिसको हम रिसाला असबाब बगावत हिंद के नाम से जानते हैं, उसकी 502 कॉपीज करवाई, और एक तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहाँ के जो मेंबर्स थे उनको दिए, ताकि वो लोग पढ़ें और थोड़ा सा रवैया इनका नरम हो मुसलमानों के लिए। देन आगे उन्होंने लिखा ताबीनुल कलाम, ये एक तफसीर थी होली बाइबल की, और इसमें उन्होंने बताया कि बाइबल और कुरान में जो कॉमनैलिटीज़ हैं, ताकि बिटरनेस जो है दोनों रिलीजन में वो ज़रा कम हो जाए। फिर उन्होंने एक और रसाला लिखा जिसको कहते हैं रसाला अहकम ताबे किताब, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो, वो ये लिखा उन्होंने, और इसमें उन्होंने बताया कि जो ईसाई और मुसलमान हैं वो दोनों अहले किताब हैं, इकट्ठे खा भी सकते हैं और दोनों में शादी भी हो सकती है, मतलब कम्युनैलिटीज़ लाने की कोशिश की उन्होंने। फिर उन्होंने एक फर्म का कैम की जिसको कहते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर को भी साथ मिलाया, और काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट थे जिनकी इनागोरेशन वगैरह होती थी वो ब्रिटिशर को साथ हमेशा रखते थे, जिसमें एक लॉर्ड लाइटन है जिनको इनागोरेट करवाया अलीगढ़ स्कूल इन्होंने। और आई थिंक क्वीन विक्टोरिया का बर्थडे था उस दिन, जिस दिन इसकी इनागोरेशन हुई थी, और इन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि क्वीन विक्टोरिया के बर्थडे पे मैं इसकी इनागोरेशन कर रहा हूँ। देन उन्होंने एडवाइस की मुस्लिम को, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग एजुकेशन पे सारा फोकस रखें, क्योंकि एजुकेशन में आप लोग काफ़ी लैग करते हैं, और सारी जो फोर्स है, सारी जो एनर्जी है आपकी, वो आपकी होनी चाहिए एजुकेशन पे, और पॉलिटिक्स में ना एंटर हो। आगे इन्होंने प्रिजर्वेशन की मुस्लिम आइडेंटिटी की, इसमें इन्होंने क्या किया है, पहले नंबर पे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, क्या लेकिन नेचुरली तौर पे ये क्रिटिक थे, इन्होंने हमेशा क्रिटिसाइज़ किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि ये बाकायदा तौर पे हिंदू जमात है और ये कभी भी मुस्लिम राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। और हुआ यही कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि जो जॉब्स हैं ना वो ऑन मेरिट होनी चाहिए। आई थिंक मैं पीरियड लिखना भूल गया हूँ, शायद ये 1889 था या 1890 था, उसमें हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि जो जॉब्स हैं वो ऑन मेरिट होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरिट नहीं होनी चाहिए, कोटा सिस्टम होना चाहिए मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमान एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं। सो देन इन्होंने कहा कि जो सेपरेट नेशन है मुसलमानों की, वो सेपरेट नेशन है, क्योंकि हमारा मज़हब हो रहा है, हमारा कल्चर हो रहा है, हमारे ट्रेडिशंस हो रहा है, हमारी लैंग्वेज हो रहा है, हमारे कस्टम्स भी हो रहा है इन दोनों से। इन्होंने फिर इस्टेब्लिश किए सेपरेट प्लेटफॉर्म मुसलमानों के लिए, जहाँ से मुसलमान अपने राइट्स और डिमांड्स अंग्रेज़ों तक पहुँचा सकते थे। इन्होंने कहा कि अभी हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी करेंगे तो हम मुफ़ाहमत की सियासत नहीं करेंगे, फिर हम लोग फोर्सफुली सियासत में जाएँगे और उसका नुकसान होगा अभी के लिए, क्योंकि अभी हमें अपनी सॉफ्ट इमेज बना के रखनी है, हमें अभी अच्छे बच्चे बन के रहना है, ठीक है? और इन्होंने सर्टेन फोरम्स बनाए, और सर्टेन फोरम्स में आ जाती है मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस,
इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इन्होंने सर सैयद ने सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी मुसलमानों की जो बोर्जियाजी क्लास थी, जो मिडिल क्लास थी, उसमें भी आगे लेके गए। बोर्जियाजी मतलब मिडिल क्लास। फिर उन्होंने टू नेशन थ्योरी को अच्छे तरीके से जो है इंटरप्रेट किया, क्योंकि 1867 का जो उर्दू हिंदी तनाज़ा था ना, उसके बाद इनको पता लग गया था सर सैयद को कि हिंदू मुस्लिम कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, और हिंदू मुस्लिम एक मुआशरे में रहे, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है तो ये हमेशा सप्रेस करेंगे। इवन अगर ब्रिटिश चले भी जाते हैं तो ये कभी भी पावर शेयरिंग के फार्मूला पे काम नहीं करेंगे हिंदू, क्योंकि इनकी मेंटालिटी इतनी सारी है और ये हमेशा हमें सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने टू नेशन थ्योरी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और सर सैयद ने पहली दफ़ा मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया सब कॉन्टिनेंट में। फिर इनकी जो टू नेशन की थ्योरी थी, इसी टू नेशन की थ्योरी पे अल्लामा इकबाल और क़ायद-ए-आज़म की जो फाउंडेशन होती है मुस्लिम नेशनलिज्म की, वो सर सैयद की जो टू नेशन थ्योरी है या टू सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है, उसी पे बेस करती है। देन सेवियर ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यूँ मैंने आपको बताया ना 1867 में उर्दू हिंदू तनाज़ा शुरू हो जाता है। हिंदू कहते हैं कि जी जो दफ्तरी ज़बान है वो हिंदी होनी चाहिए, उर्दू को नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें कि अगर तहरीक अलीगढ़ ना होती तो उर्दू ज़बान जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती। इन्होंने एक्सटिंक्ट होने से बचाया। इवन तो ब्रिटिश जो है ना हैंड था इसका, इसमें हिंदी को दफ्तरी ज़बान बनाने में इनकी बैकिंग थी ब्रिटिशर की। अब क्यों थी, इसके पीछे एक वाक़या है। इस पे इंडियन हिस्टोरियंस और मुस्लिम हिस्टोरियन दोनों इस पे एग्री करते हैं। मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। इंडियन हिस्टोरियन में आ जाते हैं ताराचंद जी, ठीक है, ताराचंद। और मुस्लिम हिस्टोरियन है फरमान फतेहपुरी। ये दोनों इस वाक़े को अपनी राइटिंग्स में बाकायदा तौर पे लिखते हैं, और ये राइटिंग में मौजूद है, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। इन्होंने कहा कि ये दोनों लिखते हैं कि जो हिंदी ज़बान थी ना, वो कभी भी अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सकी एक नेशनल लैंग्वेज में, या फिर जो जिसको एक दफ्तरी ज़बान का दर्जा दिया जा सके। अब ब्रिटिशर ने किया क्या कि इनको पता था कि जब भी ऐसा कुछ होगा हिंदी, तो इनके दरमियान लाजमी तौर पे कन्फ्लिक्ट होगा। तो इस मकसद के लिए इन्होंने बाकायदा तौर से एक बंदे को चुना, फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में है, वहाँ से एक बंदे को लिया जिसका नाम है परम सागर। और इसको परम सागर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, परम सागर। और इसको पेट्रोनाइज करवाया लालू लाल जी से। अब इसने क्या किया, जो संस्कृत है उसका एक वर्जन बनाया जो आम हिंदी ज़बान जो बोली जाती है उससे अलग था, ताकि इसको एक दफ्तरी ज़बान या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सके। ये सारा इन्होंने इससे काम करवाया। अब इसके बाद सर सैयद को पता चल गया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग-अलग कौम है। इससे पहले ये कहते थे कि इंडिया की जो सरज़मीन है वो एक दुल्हन है और उसकी 2 आँखें हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। बट इसके बाद इनको पता चल गया कि मुस्लिम अलहदा कौम है और हिंदू अलहदा कौम है, और इन्होंने यही कहा कि अगर ब्रिटिश चले भी जाते हैं तो ये हमें कभी भी पावर शेयरिंग के फार्मूला पे काम नहीं करेंगे, ये हमें सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने उर्दू लैंग्वेज को एक्सटिंक्ट होने से बचाया। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो देन उनकी आ जाती है एजुकेशनल सर्विसेज, जो कि बहुत सारी हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर किसी को प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन कहा जा सकता है तो वो सर सैयद अहमद खान है। ये गांधी जी की कोट है। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने पैट्रोनाइज किया मुसलमानों को टुवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन। इन्होंने जोर दिया, इवन तो बड़ी मुखालफत हुई इनकी, लेकिन इन्होंने फिर भी कहा कि हमें ऑक्सीडेंटल एजुकेशन मतलब वेस्टर्न एजुकेशन के लिए ये एक टर्म इस्तेमाल होती है। इसको कहते हैं कि हमें वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन लाजमी तौर पे हासिल करनी है। अगर हमें इकोनॉमिकली और सोशली और पॉलिटिकली मजबूत होना है तो हमें वेस्टर्न एजुकेशन की लाजमी तौर पे ज़रूरत है, क्योंकि हमें इंग्लिश ज़बान आनी चाहिए ना, तभी तो हम कम्युनिकेट कर सकेंगे ब्रिटिशर के साथ। और जब हम कम्युनिकेट कर सकेंगे तभी हम उन्हें अपनी बात पहुंचा सकेंगे, समझा सकेंगे। और इसके लिए उन्होंने फाउंडेशन किए, वेरियस इंस्टीट्यूशन उन्होंने फाउंड किया है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मदरसा मुरादाबाद 1859, देन गाज़ीपुर का मदरसा 1862, और जनवरी 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखते हैं। देन 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट रखते हैं, और फिर ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ 1866, देन MAO अलीगढ़ स्कूल। मतलब लिस्ट गोज ऑन, काफ़ी सारी हैं, आप गिनते जाएँ।
काउंट करते जाएं। और ये यूनिवर्सिटीज़ अभी भी काफ़ी बड़ी हैं, अलीगढ़ की यूनिवर्सिटीज आज भी इंडिया में मौजूद हैं। दैन फाउंडेशन ऑफ मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन्होंने रखी ताकि मुसलमान पॉलिटिकली भी अपने सामने आए। और ये मतलब वो कह रहे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पॉलिटिक्स कर रही थी ना, वो उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं थी। इसमें सिर्फ ये था कि अपनी राइट्स बताएं कि हमारे क्या राइट्स हैं और हमारी क्या डिमांड्स हैं एज अ नेशन, हम क्या चाहते हैं। और सिर्फ ये चीज़ थी ताकि हम लोग पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए था, हमें सॉफ्ट इमेज चाहिए था। सो हमें सर सैयद अहमद खान ने ये चीज़ दिलाई। और आगे चल के इसी जो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का एक प्रोग्राम हो रहा था, ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसी पे इंडियन मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी भी बुनियाद रखी गई, इस पे भी बात की गई। इसे फोररनर कह सकते हैं कि इसी की वजह से मुस्लिम लीग बनी थी। देन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी की और इसमें 800 बुक्स की उन्होंने ट्रांसलेशन की। बेसिकली इसमें होता ये था कि जो साइंटिफिक बुक हैं उनको ये इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करते थे और आम पब्लिक में पब्लिश डिलीवर करते थे। फिर देन सर सैयद एज अ स्कॉलर आ जाता है, क्योंकि स्कॉलर थे, इन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे। रसाला मैंने आपको बताया, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट में जो रसाले शाया होते थे उसमें भी आर्टिकल आते थे। देन रसाला असबाब बगावत हिंद आ जाता है और आगे चल के तहज़ीबुल हलाक और इस तरह के कई कई सारे सालों में इनकी पब्लिकेशन आती थी। और इसके बाद हंटर कमीशन आया था 1882 में। ये बेसिकली एजुकेशन पे कमीशन बनाया गया था और उसमें इन्होंने मुस्लिम एजुकेशन जो राइट्स थे इसको डिफेंड किया। फिर उन्होंने गैलेक्सी ऑफ स्कॉलर्स या गैलेक्सी ऑफ लीडर्स भी इन्होंने जमा किए। और उसमें क्या कौन कौन आ जाते हैं, नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब वकार उल मुल्क, शिबली नुमानी, मौलवी ज़काउल्लाह, थियोडोर बेक, देन सैयद मोहम्मद महमूद। सो ढेर सारे स्कॉलर्स इन्होंने अपने इर्द गिर्द जमा कर लिए थे विद टाइम। एंड देन सोशल सर्विसेज की तरफ आए तो इन्होंने सबसे पहले किया कि साला तहजीबुल अहलाक लिखा और इसको एनलाइटनमेंट का सोर्स बनाया। सो इससे होता क्या था कि इससे मकसद ये था कि मुसलमान मॉडर्निटी की तरफ आए। इसमें काफ़ी सारे लीडरशिप आर्टिकल्स लिखे जाते थे ताकि मुसलमानों में लीडर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, ताकि मुसलमानों के जो लीडर्स हैं वो सामने आ सकें, मुसलमान मॉडर्निटी की तरफ आएँ और लीडरशिप की तरफ आएँ। देन इन्होंने सबसे पहले कहा कि कल्चर और चीज़ होती है और सिविलाइजेशन और चीज़ होती है, इसी रसाले से। और ये रसाला जो लिख लेते तहज़ीबुल हलाक का, ये जो ब्रिटिश रसाले थे या ब्रिटिश आर्टिकल्स होते थे, ये टेटलर और स्पेक्टेटर, इन दोनों जी की जो पब्लिकेशन थी इनसे मुतासिर होकर ये लिखते थे। देन कंसाइजनेस अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस, मतलब जो डॉगमेटिक्स और सुपरस्टिशियस और जो तोहमात होते हैं, जो पुराने तोहमात बने हुए थे, इनको इन्होंने चेंज करने की कोशिश की। ये सोशल सर्विसेज में आ जाती हैं। देन रिलीजियस सर्विसेज में आए तो जो सर सैयद हैं ये एक डिवोटेड मुस्लिम थे, नो डाउट एक डिवोटेड मुस्लिम थे। मैंने आपको बताया ना, इन्होंने बाइबल की तफसीर लिखी और बताने की कोशिश की है। जो एक बंदा एक इवन बाइबल की तफसीर भी लिख रहा है तो सो आप उसकी जो मजहबी पहलू है उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि हमें जो है ना नए आइडियाज़ को लाने की, इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। हमें जो इस्लाम है उसे हमने सबसे पहले सर सैयद ने कहा कि जो सब कॉन्टिनेंट में है कि रैशनल तरीके से इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, ना कि पिछले जो तोहमात और काफ़ी सारी चीज़ें जो हिंदू माशरे में रहने की वजह से आ गई थी हमारे दीन में, उन चीज़ों से हमें इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं। हमें रैशनल तरीके से जो हमारा मज़हब है उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। सो इन्होंने एक बुक लिखी खुतबात अहमदिया और फिर इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी की। और ये उसके जवाब में थी जो विलियम मोरे ने एक बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ मोहम्मद। इसमें इन्होंने इस मलऊन ने काफ़ी ज़्यादा गुस्ताखी की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। सो इसको जवाब देना लाजमी था, तो सर सैयद मैदान में आते हैं और इसको जवाब देते हैं। फिर उन्होंने सुन्नी शिया के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको भी कम करने की कोशिश की। सो अभी तक हमने सर्विसेज की, देन इनके इम्पैक्ट्स देखते हैं कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या हुए जो इनकी सर्विसेज थी, जो इनकी एफर्ट्स थी। सबसे पहले है कि ब्रिज बिटवीन ब्रिटिश और मुस्लिम अप्रोचमेंट करवाई इन्होंने। अब खालिद बिन सईद की एक कोट है, वो कहते हैं कि 1870s और 1880s में जो ब्रिटिश है इनका
रवैया और एटीट्यूड चेंज हो चुका था मुसलमानों के लेके, और ये सर सैयद की सर्विसेज की वजह से था। देन प्रमोशन ऑफ मुस्लिम राइट्स, सबसे पहले तो इन्होंने प्रोटेक्ट किया मुस्लिम्स को जो ब्रिटिश की जो कह लें कि बदले की कार्रवाई थी उससे, और हिंदुओं से। और अब हिंदू क्योंकि मुसलमानों के तसल्लुत के अंदर रहे थे, या कह लें कि मुसलमानों ने हुकूमत की थी हिंदुओं के ऊपर काफ़ी साल, काफ़ी 100 साल ऑलमोस्ट, कह लें कि 1000 साल तक, 700 से लेके 1700 1857 तक। तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था, तो इन्होंने दोनों से बचाया मुसलमानों को, और मुसलमानों के राइट डिफेंड किए एजुकेशन के। हंटर कमीशन जो थी वो एजुकेशन के ऊपर बनी थी, और आई थिंक विलियम हंटर नाम था जो इस कमीशन का जो प्रेसिडेंट था, विलियम हंटर था, इसी वजह से इसे हंटर कमीशन कहते हैं। और फिर इसके बाद इन्होंने अपोज किया जो कांग्रेस, मैंने आपको पीछे बताया ना कि डिमांड्स थी कांग्रेस की कि हमें मेरिट के ऊपर जॉब चाहिए। सो मुसलमान तो इनके पास एजुकेशन तो पहले नहीं थी, तो ये मेरिट के ऊपर तो कम्पीट नहीं कर सकते थे। ऑल तो कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ थी जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थी, लेकिन बाकी अगर मेजॉरिटी की बात करें 70-80% तो वो लेस एजुकेटेड थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स के लिए आप लोगों को कोटा होना चाहिए, कोटा सिस्टम हो। फिर इन्होंने ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की भी डिमांड की। ये आगे जब हम लोग करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और एक्ट करेंगे 1909 का, तो इसमें सारा मैं आपको बताऊंगा किस तरह इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, और काज ऑफ उर्दू लैंग्वेज की डिफेंड किया। ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। अलीगढ़ एज ए नर्सरी ऑफ लीडर्स, मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स मिलते हैं इससे। इवन दो जो हमारे सबसे पहले जो वज़ीर आज़म थे नवाबज़ादा लियाकत अली खान, ये भी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट से थे, और जो हमारे मार्शल लॉ थे पहले जिनको जनरल अयूब, ये भी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए थे। उसमें जो लीडर्स थे वो थे मोहम्मद अली, शौकत अली, आल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं जो चंद एक फेमस लीडर्स हैं मैं उनका बता रहा हूँ। ज़फ़र अली खान थे, दैन सरदार औरंगज़ेब, दैन अब्दुल रब नश्तर, दैन लियाकत अली खान, ईटीसी, मतलब काफ़ी सारे थे, लेकिन जो फेमस है, मैं लिस्ट गोज़ ऑन चलती जाएगी अगर मैं बताना शुरू कर दूँ तो, लेकिन मैं जो फेमस है मैं उनका नाम बता रहा हूँ। फिर स्टैनले वेलपोर्ट की एक कोट है कि अलीगढ़ क्रिकेट फील्ड्स and common rooms served as a breeding ground for foundation of Muslim League. Then basis for Muslim organization, various Muslim organization जो हैं अलीगढ़ की जो मूवमेंट थी इस प्लेटफॉर्म से बनती हैं, जिनमें मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक है। पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी सारों के नाम, आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसी की वजह से मुस्लिम लीग आगे बनती है। देन फोररनर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया ना कि अगर अलीगढ़ मूवमेंट ना होती तो पाकिस्तान मूवमेंट भी ना होती। और अलीगढ़ियंस जो थे इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट को एक अच्छे वे में कैरी किया, और 1946 के जो इलेक्शन थे उसमें भी जो अलीगढ़ के जो स्टूडेंट थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैंपेन चलाई, और फिर आर्टिलरी ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, और कायद इसको कहते हैं कि जो अलीगढ़ है उसको हम आर्टिलरी ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट कह सकते हैं। और तो आपको पता है कि जंग में आर्टिलरी की कितनी अहमियत होती है। सो एक ये बैकबोन की तरह इसने काम किया अलीगढ़ मूवमेंट ने। और फिर सेव्ड उर्दू लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट फेज में तो सर सैयद ने इस प्लेटफॉर्म से लड़ा। देन इनकी डेथ के बाद मोहसिनुल मुल्क हैं जो एक सेवियर के तौर पे आए, जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज को डिफेंड किया जब एंथनी मैकडोनल्ड ने इसको रिप्लेस करने की कोशिश की हिंदी से। सो एजुकेशनल की तरफ आएँ तो एजुकेशन में सबसे पहले ये हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाए जिसकी वजह से मुसलमानों में मॉडर्निटी आई। इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने सीखी, लीडरशिप क्वालिटीज़ आई, और आगे जाके इन्होंने मुसलमानों को लीड किया। डोर ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब आगे इससे एजुकेट करके जाएंगे तो ज़ाहिर बात है आगे जाके हम लोग सर्विस सेक्टर में, जो मुस्लिम थे वो सर्विस सेक्टर में आए इससे, और मुसलमानों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर हुई, और इन्होंने कम्पीट किया आगे जाके हिंदुओं को एजुकेशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे। और इससे कह लें कि इकोनॉमिक कंडीशन जब बेहतर हुई मुसलमानों की, तो ये फिर अपने मैदान में आए पॉलिटिकली तौर पे मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से। देन इमरजेंस ऑफ एजुकेटेड क्लास,
68% जो मुस्लिम थे, 68% जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे वो किससे एजुकेट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं? अलीगढ़ से। अब सोशल इम्पैक्ट्स की तरफ आएँ, तो पहले नंबर पे इन्होंने रिफ़ॉर्म किया मुस्लिम सोसाइटी को। मैंने आपको बताया ना कि तहज़ीबुल अखलाक जो था और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल लिखे जो मॉडर्निटी पे थे, बेस करते थे। और इसमें वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया। देन वुमेन राइट्स के ऊपर, अगर हम इनको फेमिनिस्ट कह लें, फर्स्ट वन फेमिनिस्ट इन मुस्लिम सोसाइटी एट अ टाइम, तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम फर्स्ट फेमिनिस्ट की बात करें जो इंडिया में या जो सब कॉन्टिनेंट में है, तो वो राजा राम मोहन राय हैं, क्योंकि इन्होंने सती को अबॉलिश करवाया था। देन चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, फिर विडोज़ के रीमैरिज, तो इनको हम फर्स्ट फेमिनिस्ट कह सकते हैं सब कॉन्टिनेंट का। और मुस्लिम में अगर हम बात करें तो वो सर सैयद हैं। तो इन्होंने मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मुसलमानों की जो सोशल आउटलुक है उसको बेटर बनाया, उसका एक सॉफ्ट इमेज दिया, मुसलमानों को मॉडर्निटी की तरफ लेके आए। और ये इस तरह ट्रांसफॉर्म किया कि ब्रिटिश जो हैं वो मुसलमानों को एक अच्छे वे में देखने लग गए और मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनकी भी बात करनी स्टार्ट कर दी। और अगर हम मजहबी एतबार से देखें तो एडजस्टमेंट ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ विद मॉडर्निटी, ठीक है। देन ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, इसके लिए ये था कि इनके पास शुरू में स्टार्ट में तो ऑर्थोडॉक्स जो उलमा थे ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुखालफत की इनकी, लेकिन साथ साथ इनको ये लगा कि अब मुझे जो मेरी जो एजुकेशनल आउटलुक है ना, ताकि ये मुतासर ना हो, तो इन्होंने अपनी जो रिलीजियस आउटलुक है ना इसको सेपरेट कर लिया इससे। और इसके लिए इन्होंने अपने साथ जो मजहबी उलमा हैं इनको भी मिलाया, जिसमें मौलाना शिबली नुमानी काबिल ज़िक्र हैं। और इन्होंने फिर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट जो था इसमें इस्लामिक स्टडीज़ को भी एज अ सब्जेक्ट काफ़ी काफ़ी अर्सा पढ़ाया, और ये सर सैयद को डिफेंड करने मैदान में आए। ये फिर बाद में मौलाना शिबली नुमानी के बाद मौलवी चिराग, अली गुलाम, अहमद परवेज़ एंड मौलवी अहमद लाहौरी, ये भी सर सैयद के साथ शामिल हो जाते हैं। अगर कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, जब वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करेंगे, बताएँगे, तो तभी होगा ना, क्योंकि पहले तो फतवा था कि अगर आपने वेस्टर्न की तरफ जाने की तरफ कोशिश की तो आप तो काफ़िर हो जाएँगे। सो इन्होंने प्रमोट किया, इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न कल्चर को मुसलमानों में। देन ट्रेडिशन ऑफ बाइलिंगुअलिज्म, मतलब दो ज़बानें जो हैं या दो से ज़ायद जो ज़बानें हैं वो आपको आनी चाहिए, और जिन्होंने सीखी तो वो आगे जाके इन्होंने मुस्लिम सोसाइटी को लीड भी किया। आप देख लें जो भी लीडर थे इनको इंग्लिश में सबसे पहले कमाल हासिल होता था, तब जाके वो लीडरशिप की क्वालिटी पे आते थे, क्योंकि अगर इन्होंने आगे जाके कम्युनिकेट करना होता था ब्रिटिशर के साथ, तो ब्रिटिशर की लैंग्वेज है इंग्लिश, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। देन क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म की तरफ आए तो इन्होंने पहले नंबर पे आया था कि प्रोडक्शन ऑफ सेल्विश मेंटालिटी। मैंने आपको बताया ना, तो इन्होंने कहा कि हमने अच्छे बच्चे बन के रहना है, ब्रिटिश के साथ बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के रहना, इनके साथ रहना, इनके खिलाफ नहीं जाना। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने गुलामाना सोच को वो प्रमोट किया। देन इमर्जेंस ऑफ सेलेक्टेड क्लास, ऑल्दो ये क्रिटिसिज्म है भी और नहीं भी है, क्योंकि उस टाइम की ज़रूरत थी कि इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो मुसलमानों की वो बेहतर हो सके। सो जो लोग ब्रिटिशर की नौकरी कर रहे थे वो उनके खिलाफ कभी भी नहीं जाते थे, कभी भी उनके खिलाफ आके मैदान में बोलते नहीं थे। तो एक तरह कह लें कि जो इनकी पाकिस्तान मूवमेंट थी उसको काफ़ी ज़्यादा इससे अफेक्ट भी हुआ। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा इसके प्रॉपर, क्योंकि इस पे अगर मैं बात करने लग जाऊँ तो 15-20 मिनट में इस पे ही बात करता रहूँगा। देन मिटिगेटिंग द जिहादी स्पिरिट, वही बात आ जाती है कि अगर आपने नौकरी कर ली है, उनके नीचे लग गए हैं, तो आपके अंदर जो जिहाद का जो स्पिरिट था वो ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले जिहादी मूवमेंट थी, गोरों के खिलाफ वो जिहाद करते थे, लेकिन फिर उन्होंने कहते हैं कि इनकी वजह से जो जिहादी स्पिरिट है वो भी ख़त्म हो जाता है। देन अपोलोजेटिक एटीट्यूड आ जाता है मजहबी तौर पे,
मैंने आपको पीछे बताया कि इन्होंने बाइबल की तफसीर लिखी और एक और रसाला लिखा मेरा, वो मैंने आपको पीछे बताया। तो उसमें उन्होंने बताया कि आप लोग इंटरडाइन कर सकते हैं, इंटरमैरी भी कर सकते हैं। सो ये कहते हैं कि अपोलोजेटिक एटीट्यूड था इनका मज़हब को लेके। देन कहते हैं कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अनफुलफिल्ड रही। वो किस तरह रही कि जो सर सैयद थे ना, इनका एक विजन था, इनका विजन था कि जो साइंस है वो हमारा लेफ्ट हैंड है, साइंस लेफ्ट पे आती है, और जो फिलॉसफी है वो राइट पे आती है, और जो कलमा तैयबा है वो हमारा क्राउन है। लेकिन कहते हैं कि जो अलीगढ़ है ना वो मॉडर्निटी में टू फार हो गई और कलमा तैयबा को भूल गई। सो हम कह सकते हैं कि जो इनके ऑब्जेक्टिव थे वो अनफुलफिल्ड रहे। देन लिमिटेशन ऑफ सैयद फिलॉसफी, इस पे कोट आ जाती है। इस पे राइटर का नाम है आई.एच. कुरैशी। मैं आराम से बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अलीगढ़ मूवमेंट वाज मीन फॉर शॉर्ट term objectives. Aligarh movement was mean for short-term objectives and ignored long-term objectives. Uncritical acceptance of Western values could not provide firm foundation for nationalhood. So ये philosophy के ऊपर इसके ऊपर एक कोट है, इसको आप लिख लीजिएगा। और देन हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन की तरफ आएँ तो पीटर हर्डे की एक कोड है कि व्हाट अलीगढ़ डिड वाज टू प्रोड्यूस क्लास ऑफ मुस्लिम लीडर्स विद फुटिंग इन बोथ वेस्टर्न एंड इस्लामिक कल्चर इज बोथ इन ब्रिटिश एंड मुस्लिम सोसाइटी। मतलब वो जो लीडर थे दोनों तरफ मशहूर थे, दोनों तरफ इनकी इज्जत की जाती थी, ब्रिटिश सोसाइटी में भी और मुस्लिम सोसाइटी में भी। सो सर सैयद की सर्विसेज को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि इनकी तहरीक ने नए आइडियाज़ को जन्म दिया, नए सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली टोटली तौर पे रिफॉर्म करने की कोशिश की और कुछ हद तक इन्होंने किया भी, बल्कि काफ़ी हद तक किया। और अलीगढ़ ने मुस्लिम रिनाइसेंस का काम किया और इस तहरीक को, तलीमी तो थी ये तहरीक, लेकिन इसने तमाम महाज पर मुसलमानों के राइट्स को डिफेंड किया, सोशली, कल्चरली और रिलीजन को भी डिफेंड किया। ऑल्दो ये कहने को एजुकेशनल मूवमेंट थी। देन अलीगढ़ मूवमेंट प्लेड द रोल ऑफ मुस्लिम रिनाइसेंस, मैंने आपको बता चुका हूँ, थ्रू द मूवमेंट वाज एजुकेशनल, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ। देन फिर अगर हम नीचे आए तो कहते हैं कि डिमांड फॉर पाकिस्तान भी अलीगढ़ मूवमेंट की वजह से ही मुसलमानों के अंदर ये हौसला आया। और कहते हैं कि कायद वाज टू कॉल मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ एज आर्सनल। मैं आपको बता चुका हूँ कि पीछे मुस्लिम अलीगढ़ को वो आर्टिलरी कहते थे पाकिस्तान मूवमेंट की। और शरीफुल मुजाहिद कहते हैं कि सर सैयद को, अहमद खान को कहते हैं कि फादर ऑफ नेशन है, फादर ऑफ नेशन है, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम जो पॉलिटिक्स है इसकी एक डायरेक्शन और एंड ऑब्जेक्टिव सेट की। तो यही दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्शन और एक ऑब्जेक्टिव। जब ये आपको पता चल जाए तो आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं, और मंजिल हमें मिली भी 1947 में हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की सूरत में। देन आगे ये तो थी सर्विसेज। अब अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सीधा क्वेश्चन एग्जामिनर कभी भी नहीं देता कि सिर्फ सर सैयद की कह दे कि हमें सर्विसेज बता दें जो सर सैयद की थी, या इम्पैक्ट्स बता दें। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जिस तरह आया हुआ है, सबसे पहले अलीगढ़ मूवमेंट एज ए फोररनर ऑफ पाकिस्तान, और अलीगढ़ मूवमेंट कंटेन द सीड्स ऑफ पाकिस्तान, और सर सैयद एंड अलीगढ़ मूवमेंट लेड द रियल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, और अलीगढ़ एज ए मुस्लिम रिनाइसेंस। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए तो आई एम श्योर कि मेरा मटेरियल इतना है कि आप किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकें। इसके बाद ये हेडिंग्स हैं कुछ, अगर आप लोगों को कम लगे तो आप लोग ऐड कर सकते हैं किसी भी जगह पे। इमोशनल बेसिस ऑफ पाकिस्तान नेशनलिज्म, then Aligarh as a nursery of leaders, Aligarh movement as a forerunner of Pakistan movement, then opposition to Indian National Congress, promote two nation theory, inculcation of political consciousness, मतलब जो सियासी ज़मीर होता है मुसलमानों का उसको जगाया या उसको झंझोड़ा। then Aligarh
ट्रांसफॉर्म्ड स्कैटर्ड सेपरेशन इनटू मैकेनाइज्ड सेपरेटिज्म, मतलब जो अलग अलग था, एक मैकेनाइज तरीके से नहीं था, जो सेपरेटिज्म था हिंदू मुस्लिम का, इसको इन्होंने मैकेनाइज किया एक अच्छे वे में। देन इंस्टिल्ड अ कॉमन आइडियोलॉजिकली इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन, मतलब एक कॉमन कॉज इन्होंने इंटेलेक्ट की मुसलमानों के अंदर, और फिर प्रोवाइडेड बेसिस फॉर मुस्लिम लीग। सो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर कर सकूं, और काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अगर किसी के साथ शेयर कर दें जिसके ये काम आ सके तो ये तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छी बात है कि मेरी वीडियो किसी के काम आ जाए। And thanks for listening with great patience exploring CSS and PMS। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारी द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, इस पे अगर नेक्स्ट वीडियो होगी तो इसके बाद हम लोग करेंगे मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसको हर एंगल से कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।